नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं वित्तीय विवरणों यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दुनिया में, और इसके लिए हमारे पास एक गाइड है, वित्तीय विवरणों का संपूर्ण अध्ययन। हमारा मकसद है इन दस्तावेजों को समझना, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का असली राज क्या है। देखिए, ये सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये हर उस व्यक्ति के लिए काम किए हैं जो कारोबार या निवेश को बेहतर समझना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असल में है क्या चीज? देखिए, ये किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल गतिविधियां होती हैं उनके औपचारिक रिकॉर्ड है। ये कंपनी की आर्थिक कहानी बताते हैं। समझ लीजिए कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस, उसकी स्टेबिलिटी, अच्छा, और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, उसका एक तरह से एक्सरे है। इनसे पता चलता है कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, कहाँ खर्च कर रही है और आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है। अच्छा, तो एक तरह से कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ रिपोर्ट कह सकते हैं। गाइड में 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से शुरू करें। ये किसके लिए ज्यादा जरूरी होता है? हाँ, ये मुख्य रूप से उन बिजनेस के लिए रेलेवेंट है जो खुद सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, इसका सीधा मकसद होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, COGM निकालना। COGM? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी जो सामान फैक्ट्री में बना उसे बनाने में कुल कितना खर्चा आया। अच्छा, इसमें कच्चा माल लगता है, फिर फैक्ट्री के बिजली, पानी, मजदूरी, वो सब कुछ शामिल होता है। डायरेक्ट खर्चे भी, इनडायरेक्ट भी। जी ठीक है, पर ये लागत जानना इतना अहम क्यों है? सिर्फ खर्चा पता चल गया उससे क्या? देखिए, ये सिर्फ लागत जानना नहीं है, ये लागत को समझना है। इसमें क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, फिर कितना खरीदा, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, हाँ, और फिर साल के अंत में कितना कच्चा माल बच गया वो माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला सीधा सा है, COGM इक्वल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लोजिंग स्टॉक। जैसे गाइड में उदाहरण है, मान लीजिए ये सब मिला के 1,02,000 रुपए आता है। 1,02,000 रुपए की लागत, ठीक है, पर इसका असली फायदा क्या हुआ बिजनेस को? असली फायदा है कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, जब आपको पता है कि हर यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ कॉस्ट ज्यादा जा रही है, कहाँ कटौती की गुंजाइश है, कॉस्ट कंट्रोल। और सबसे जरूरी, आप अपने प्रोडक्ट की सही कीमत तय कर सकते हैं, प्राइसिंग डिसीजन। हाँ, ये बात तो है। अगर लागत ही नहीं पता तो कीमत कैसे तय करेंगे? बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म में इससे आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि बिजनेस को बेहतर बनाने का एक टूल है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या अलग कहानी बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट का फोकस वो थोड़ा शिफ्ट होता है। ये सीधे खरीदने बेचने की एक्टिविटी पे ध्यान देता है। ये बताता है कि आपने जो माल बेचा यानी सेल्स, उसे हासिल करने की सीधी लागत कितनी थी, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, तो सेल्स और COGS का जो अंतर है वही होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सकल लाभ या हानि। ये कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन की पहली झलक देता है। ये सीधे सीधे माल के आने जाने का मुनाफा दिखाता है, ऑफिस के या बाकी खर्चों को हटाकर। बिल्कुल। इसका हिसाब कैसे लगता है फिर? इसका मेन फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। हाँ, और COGS निकालने के लिए हम देखते हैं कि साल की शुरुआत में तैयार माल कितना था, ओपनिंग स्टॉक। हाँ, फिर कितना और खरीदा, या अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो COGM कितना था, माल लाने ले जाने जैसे डायरेक्ट खर्चे कितने हुए, और साल के अंत में कितना माल बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, COGM प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। गाइड वाला उदाहरण अगर देखें, हाँ, सेल्स 5 लाख रुपए है। हाँ, COGS निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए प्लस परचेज 3 लाख रुपए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। ये हुआ 2,90,000 रुपए। ओके, 29 lakhs। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपए सेल्स, 2,90,000 रुपए COGS इक्वल टू 2,10,000। 2.1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, ये पहली स्टेज का प्रॉफिट है। पर मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ ये ग्रॉस प्रॉफिट देखना काफी है?
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अच्छा खासा ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही हो लेकिन ओवरऑल आखिर में नुकसान में हो? बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। हाँ, देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है। ये दिखाता है कि कंपनी अपना जो मुख्य काम है, माल खरीदना, बनाना और बेचना, उसमें कितनी कुशल है। लेकिन बिजनेस चलाने में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ऑफिस का किराया, सैलरी। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सेलिंग खर्चे, मार्केटिंग, लोन लिया है तो उसका ब्याज, बहुत कुछ होता है। और यही पर इनकम स्टेटमेंट या जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, वो पिक्चर में आता है। हाँ, इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट, ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। शायद इसलिए कि ये असली बॉटम लाइन दिखाता है जी, कि असल में बचा क्या। एकदम सही। इनकम स्टेटमेंट एक निश्चित अवधि, जैसे 1 साल के लिए कंपनी की पूरी कमाई और सारे खर्चों का लेखा जोखा होता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है। अच्छा, जो ट्रेडिंग अकाउंट से आया था। हाँ, वही 2 लाख 1 लाख वाले उदाहरण में। फिर उसमें से सारे इनडायरेक्ट खर्चे घटाए जाते हैं, जैसे आपने कहा, ऑफिस का किराया, सैलरीज, एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग और सेल्स के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस, लोन पर ब्याज, फाइनेंस कॉस्ट, और टैक्स भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, टैक्स भी आखिर में घटता है। तो इन सबको घटाने के बाद जो बचता है, वही है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। तो इसका मोटा मोटा फॉर्मूला हुआ, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल एक्सपेंसेस में COGS के साथ ये सारे ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल खर्चे सब आ गए। बिल्कुल सही। गाइड के उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो सेल्स 7 लाख रुपए थी, COGS 3.5 लाख रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 3.5 लाख। हाँ, अब इसमें से एडमिन खर्चे 50,000, सेलिंग खर्चे 70,000 और ब्याज 30,000 घटाएं तो ये हो गए 1.5 लाख रुपए के खर्चे। हाँ, तो नेट प्रॉफिट आया 3.5 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए अन्य खर्चे इज इक्वल टू 2 लाख। अच्छा, तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट 3.5 लाख था, लेकिन नेट प्रॉफिट मतलब असली मुनाफा सिर्फ 2 लाख है। वो 1.5 लाख बाकी खर्चों में चले गए। एग्जैक्टली, यही पूरी कहानी बताता है P&L स्टेटमेंट। तो फिर ये P&L स्टेटमेंट निवेशकों के लिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे अहम हुआ। ये बताता है कि कंपनी असल में पैसा बना भी रही है या बस खर्चे ही कर रही है। हाँ, उनकी नजरों में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। निवेशक देखते हैं कि उनके पैसे पर रिटर्न कितना बन रहा है। मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक फैसले लेने, बजट बनाने, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए करता है। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना काफी नहीं होता, खर्चों पर कंट्रोल रखना और आखिर में प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का लक्ष्य है। और ये P&L एकदम साफ साफ दिखाता है। और सिर्फ 1 साल का आंकड़ा नहीं, बल्कि पिछले कई सालों के P&L ट्रेंड्स देखना, वो और भी ज्यादा जानकारी देता है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। सही बात है। ठीक है, तो हमने लागत देख ली मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट से, को बिजनेस का मुनाफा देखा ट्रेडिंग अकाउंट से, और फिर सारे खर्चे घटाकर असली नफा नुकसान भी देख लिया P&L से। अब आते हैं चौथे और आखिरी खिलाड़ी पर, बैलेंस शीट। इसे अक्सर कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट कहा जाता है। क्यों? ये P&L से कैसे अलग है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, P&L एक अवधि की कहानी कहता है, जैसे पूरे साल में क्या हुआ, कितना कमाया, कितना गवाया। वो एक वीडियो की तरह है। अच्छा, एक पीरियड का। हाँ, जबकि बैलेंस शीट वो एक पल की तस्वीर है, एक खास तारीख को, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये दिखाता है कि उस एक दिन कंपनी के पास क्या क्या है, यानी उसकी संपत्ति या एसेट्स क्या हैं, कंपनी को दूसरों को कितना देना है, यानी उसकी देनदारियां या लायबिलिटीज कितनी हैं, और कंपनी में मालिकों का, शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा है, यानी इक्विटी कितनी है। तो ये एक ठहरी हुई तस्वीर है उस एक पॉइंट इन टाइम की। बिल्कुल, इसीलिए इसे स्नैपशॉट कहते हैं। और इसका वो फेमस समीकरण, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, संपत्ति इक्वल्स टू देनदारियां प्लस इक्विटी, ये हमेशा बराबर क्यों रहता है? इसका लॉजिक क्या है? ये अकाउंटिंग का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है, डबल एंट्री सिस्टम का आधार है ये। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास जो कुछ भी संपत्ति, एसेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। हाँ, या तो उधार लेकर, हाँ, या तो वो बाहर वालों के पैसे से फाइनेंस हुई है, जो हो गई देनदारियां, लायबिलिटीज, या फिर वो मालिकों के खुद के पैसे से आई है, जो हो गई इक्विटी। हर एसेट का कोई ना कोई क्लेम या सोर्स तो होगा ही, इसलिए ये दोनों साइड हमेशा बराबर रहते हैं, मतलब बैलेंस रहते हैं, इसलिए नाम है बैलेंस शीट। अच्छा, ये लॉजिक है।
अब ये जो 3 हिस्से हैं, संपत्ति, देनदारियां और इक्विटी, इनको थोड़ा और खोलेंगे। मतलब आम भाषा में इनमें क्या-क्या आता है? जरूर जरूर। देखिए, संपत्ति एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जिनसे कंपनी को फ्यूचर में फायदा मिलने की उम्मीद है। इनको हम मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होते हैं करंट एसेट्स। करंट मतलब जो आमतौर पर साल भर के अंदर कैश में बदल सकते हैं, जैसे कैश खुद, बैंक बैलेंस, देनदार यानी अकाउंट्स रिसीवेबल्स जिनसे पैसा लेना है, और स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। ये लंबी अवधि के लिए होते हैं, जैसे जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गाड़ियां। और यहीं पर शायद वो डेप्रिसिएशन वाली बात आती है। बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इन्हीं नॉन करंट टैंजिबल एसेट से जुड़ा है, क्योंकि ये मशीनें, बिल्डिंग्स वगैरह समय के साथ घिसती हैं, पुरानी होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, तो उनकी लागत को उनके उपयोगी जीवन काल में धीरे धीरे खर्चे के रूप में दिखाना वही डेप्रिसिएशन है। ये P&L में एक खर्चा बन जाता है। अच्छा, अब लायबिलिटीज यानी देनदारियां। देनदारियां वो पैसा है जो कंपनी को दूसरों को, मतलब बाहरी लोगों को चुकाना है। ये कंपनी के दायित्व हैं। ये भी 2 तरह की होती हैं। करंट लायबिलिटीज, ये भी साल भर वाली? हाँ, जिनका भुगतान आमतौर पर साल भर के अंदर करना होता है, जैसे लेनदार यानी अकाउंट्स पेबल जिनको पैसा देना है, छोटे लोन, सैलरी या रेंट जो अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और दूसरी हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। इनका भुगतान लंबी अवधि में करना होता है, जैसे लंबे समय के बैंक लोन, डिबेंचर वगैरह। ठीक है, एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई। अब तीसरा हिस्सा इक्विटी। ये मालिकों का हिस्सा कैसे बनता है? इक्विटी, जिसे शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं, वो कंपनी पर मालिकों का दावा है। मतलब कंपनी की संपत्ति पर ओनर्स का कितना हक है। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आती हैं। एक है शेयर कैपिटल, जो पैसा शेयर बेचकर मालिकों ने कंपनी में लगाया है, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स ये क्या है? ये वो मुनाफा है जो कंपनी ने कमाया तो है P&L से नेट प्रॉफिट, पर शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में बांटा नहीं। अच्छा, वापस बिजनेस में लगा दिया। बिल्कुल, उसे बिजनेस में ही रीइन्वेस्ट कर दिया है। तो ये भी मालिकों का ही पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है। तो सीधे शब्दों में कहें तो अगर कंपनी की कुल संपत्ति, टोटल एसेट्स में से उसकी सारी बाहरी देनदारियां, टोटल लायबिलिटीज चुका दी जाएं, तो जो बचेगा वो मालिकों का है, यानी इक्विटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। अच्छा, अब जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे थे, तो यहीं पर एक और टर्म आता है, वर्किंग कैपिटल। गाइड में भी जिक्र है इसका। ये क्या चीज है? हाँ, बिल्कुल सही जगह पकड़ी आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। वर्किंग कैपिटल का सीधा फॉर्मूला है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये कंपनी की रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने की क्षमता दिखाता है। इसे ऑपरेशनल लिक्विडिटी भी कहते हैं। मतलब क्या कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म रिसोर्स जैसे कैश, रिसीवेबल्स हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियां जैसे पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन आसानी से चुका सके। पॉजिटिव और पर्याप्त वर्किंग कैपिटल होना कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ यानी लिक्विडिटी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। और अगर ये नेगेटिव हो या बहुत कम हो तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी को अपनी रोजमर्रा की देनदारियां चुकाने में दिक्कत आ सकती है। समझ गई। तो बैलेंस शीट सिर्फ ये नहीं बताती कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, बल्कि ये भी बताती है कि वो संपत्ति आई कहां से, कर्ज से या मालिक के पैसे से। बिल्कुल। और कंपनी अपनी छोटी और लंबी अवधि की देनदारियां चुकाने में कितनी सक्षम है, मतलब लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। एकदम सही कहा आपने। बैलेंस शीट सिर्फ एसेट्स की लिस्ट नहीं है, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दिखाता है, उसके रिस्क प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। जैसे एक कंपनी पर कर्ज कितना है इक्विटी के मुकाबले, डेट टू इक्विटी रेशियो यहीं से निकलता है। हाँ। और उसकी ओवरऑल स्थिरता का आईना है। निवेशक, बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये सब बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे गाइड के उदाहरण में था, अगर संपत्ति 10 लाख रुपए हैं तो हो सकता है देनदारियां 4 लाख हो और इक्विटी 6 लाख। 4 + 6 = 10। समीकरण हमेशा बैलेंस रहेगा। तो अब ये चारों स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमारे सामने है। इन सब की अपनी अपनी कहानी है। क्या ये कहना सही होगा कि असली तस्वीर, पूरी पिक्चर तभी दिखती है जब हम इन सबको अलग अलग देखने के बजाय एक साथ मिला के देखें? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है।
ये चारों स्टेटमेंट्स अकेले अकेले अधूरे हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और मिलकर ही पूरी कहानी कहते हैं। कैसे जुड़े हैं ये आपस में? सोचिए, इनकम स्टेटमेंट का जो नेट प्रॉफिट निकलता है, हाँ, वो 2 लाख वाला। हाँ, वही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स के जरिए इक्विटी वाले हिस्से को बढ़ाता है। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट की जो लागतें हैं, COGM और COGS, वो इनकम स्टेटमेंट में जाकर ग्रॉस प्रॉफिट तय करती हैं। बैलेंस शीट की जो संपत्ति है, जैसे मशीनरी, उस पर डेप्रिसिएशन P&L में खर्चा बनता है। बैलेंस शीट पर जो लोन लायबिलिटी है, उसका ब्याज P&L में खर्चा बनता है। हाँ, ये तो सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इन्हें अलग अलग देखना मतलब पजल के सिर्फ एक एक पीस को देखना। पूरी तस्वीर तभी बनती है जब सारे पीस जुड़ते हैं। एक साथ देखने पर ही कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। ये तो एकदम साफ हो गया कि ये सिर्फ नंबरों का जाल नहीं है, बल्कि किसी भी बिजनेस को समझने की एक भाषा है, एक तरीका है। जैसा कि गाइड भी कहती है, इन स्टेटमेंट्स को समझना बेहतर फैसले लेने, लागत काबू में रखने, निवेश जुटाने और नियमों का पालन करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और ये समझ सिर्फ बिजनेस ओनर्स या बड़े निवेशकों के लिए ही नहीं है। सही बात है। ये कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए या कोई भी आम व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे चलते हैं, ये समझना चाहता है, उसके लिए फायदेमंद है। ये एक तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। गाइड में जो प्रैक्टिकल अभ्यास दिए गए हैं, वो भी इसी समझ को और पक्का करने में मदद करते हैं। तो इस गहरी और काफी जानकारी भरी चर्चा के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें? हाँ जरूर। एक दिलचस्प सवाल ये हो सकता है, मान लीजिए हम 2 कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना कर रहे हैं और मान लीजिए दोनों का नेट प्रॉफिट बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा, बिल्कुल बराबर। हाँ, मान लीजिए दोनों ने 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, तो क्या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दोनों कंपनियां बराबर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं? शायद नहीं, कुछ और भी देखना होगा। बिल्कुल, सिर्फ एक आंकड़ा, चाहे वो नेट प्रॉफिट ही क्यों ना हो, देखना काफी नहीं है। हमें उस कंपनी का संदर्भ समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट। वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है? क्या वो एक हाई ग्रोथ टेक कंपनी है जहां शायद रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा जरूरी मानी जाती हो, या वो एक स्थिर मैच्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा अहम हो? हाँ, इंडस्ट्री का फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल। फिर कंपनी का साइज क्या है, उसकी उम्र क्या है, क्या वो सालों से जमी हुई कंपनी है या एक नया स्टार्टअप है जो अभी प्रॉफिट कमाने से ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस कर रहा हो? बिना इस संदर्भ के सिर्फ नंबरों की तुलना करना वो हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचा सकता है। सही बात। तो सवाल यह है कि जब हम फाइनेंशियल डेटा देखते हैं तो आंकड़ों के साथ साथ उस बिजनेस के संदर्भ को, उसकी कहानी को कितना महत्व देते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।